आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं HTET PGT मैथमेटिक्स जनवरी 2021 में आया हुआ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर हम 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ f of x इज इक्वल टू x टू द पावर x ग्रेटर देन 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमें फाइंड करना है x का क्या रिलेशन है इस e के साथ में। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास में होना चाहिए, जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x दे रखा है जो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव हमें डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, ये होता है, या फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सॉल्व कैसे किया जाता है, y इज इक्वल टू x टू द पावर x है, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग वाला, और ln x, और जो ऊपर पावर x होती है वो यहाँ पे आ जाती है। फिर इसे सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x एज इट इज़ होता है और log x का करेंगे तो 1/x हो जाता है, प्लस में फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा और ln x एज इट इज़ रहेगा, और जो 1/y है दूसरी तरफ जाके हमारे पास में ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई में आने के बाद में और y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x टू द पावर x। जो dy ओवर dx है हमारे पास हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ln x टू द पावर x, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है f डैश x हमारे पास में ये है। ठीक है, तो यहाँ से इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये वाली चीज़ हमें ग्रेटर देन 0 रखनी है, ये वाली चीज़, क्योंकि हमें फंक्शन इंक्रीजिंग फाइंड करना है, तो इंक्रीजिंग फाइंड करने के लिए जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तो ग्रेटर देन एक्स यहाँ पे हमारे पास में ग्रेटर देन 0 दे रखी है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो दो वैल्यूज़ इसकी और इसकी प्रोडक्ट है हमारे पास में, वो ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ी है तो इसको भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास में माइनस का हो जाएगा, तो ln x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड में, एंटी लॉग बोथ साइड। तो एंटी लॉग क्या होता है, e टू द पावर ln x बराबर e टू द पावर -1। तो हम जानते हैं e टू द पावर ln f ऑफ x हमारे पास हो जाता है f ऑफ x के इक्वल। तो यहाँ से f ऑफ x की जगह पे केवल x है, तो ये वाली साइड x के इक्वल हो जाएगी, और जो इधर वाली साइड है हम इसको लिख सकते हैं 1/e। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में इक्वल का साइन नहीं था, ये ग्रेटर देन का साइन था, तो यहाँ एक ग्रेटर देन का साइन ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, हमारी जो x है वो ग्रेटर देन है 1/e से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ट्रू हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन यदि हमारे पास में कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप वो हमारे पास में जेड के आइसोमॉर्फिक होता है। जेड भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है, और हमारे पास में कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा वो जेड के आइसोमॉर्फिक होता है, हमेशा ये रिमेंबर रखना चाहिए। और जेड के हमारे पास में 2 जनरेटर होते हैं, एग्जैक्टली 2 जनरेटर। जी हैज़
एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। वो जेड के दोनों कौन कौन से जनरेटर होते हैं, एक तो -1 होता है और एक 1 होता है। ठीक है, या तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं या फिर हमें ये बात रिमेंबर रखनी है, कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके हमेशा एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो इनमें से ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा प्लेन इस लाइन की इक्वेशन के पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने के लिए हमारे पास में एक कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे एक हमारे पास में इक्वेशन है लाइन की, उसे लिख सकते हैं x माइनस x0 अपॉन L इज इक्व टू y माइनस y0 m z माइनस z0 अपॉन n। ये हमारे पास में इक्वेशन है लाइन की, और प्लेन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz इज इक्व टू d। यदि हमारे पास में जो लाइन है और प्लेन है वो पैरेलल है तो इसका क्या मतलब होता है, L की A की गुना प्लस M की और B की गुना प्लस N की और C की गुना हमारे पास में इनका ऐड करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। दैट मीन्स LA प्लस MB प्लस NC बराबर 0। तो यहाँ से अब हमें LMN और ABC फाइंड करने पड़ेंगे और इनका प्रोडक्ट करके देखेंगे इस वाली इक्वेशन की हेल्प से, और ऐड करके तो देखेंगे कि कौन सा 0 हो जाता है, वही हमारे पास में करेक्ट है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करते हैं, इस वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन दे रखी है, कंपेयर करते हैं तो यहाँ L की वैल्यू 3 आ जाती है, L इज इक्व टू 3 हो गया, और M इज इक्व टू 4 हो गया, N इज इक्व टू 5 हो गया। और इस प्लेन वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम इन ऑप्शंस से, तो एक एक करके हम 4 ऑप्शंस को देखेंगे। तो ऊपर से थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इसे। तो यहाँ से हमारे पास में जो ABC की वैल्यू है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, इन्हें भी मिटा देता हूँ। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो ABC की वैल्यू है हमारे पास में A इज इक्व टू 2 है एंड B इज इक्व टू हमारे पास में 3 है और C के बराबर हमारे पास में 4 है। अब यदि हम LMN और ABC इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 20। तो ये कभी भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। तब हम अपना सेकेंड ऑप्शन देखेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास जो ABC है, A की वैल्यू हमारे पास में 3 है, B की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड C की वैल्यू 5 है। अब भी इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे A2 है और ये -1 है और ये -2 है, 2 1 एंड -2। अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 4 -10। तो यहाँ से ये वाला हमारे पास 0 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड तो हमारे पास में पैरेलल हो गया है। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं हम। तो ऑप्शन 4 में हो जाएगा हमारे पास में ये 2 -1 देन 2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, ये -4 प्लस 10, तो ये हमारे पास में 12 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकंड, वो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा ट्रू है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y² प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्व टू 0 इज। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं,
तो हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है किसी पैराबोला की, जो इक्वेशन दे रखी है इसके लिए। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यदि पैराबोला वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्मूला होता है हमारे पास में x इज इक्वल्स टू h माइनस ए। यहाँ पे h हमारे पास में जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, और a हमारे पास में जो वर्टेक्स की फोकस से दूरी होती है वो वाला पॉइंट है। ठीक है, a हमारे पास वर्टेक्स से फोकस की दूरी है और h हमारे पास वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स और a फाइंड करने हैं। और सेकंड यदि हम देखें, यदि हमारे पास में यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला होता तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती y इज इक्वल्स टू के माइनस ए। ठीक है, तो के माइनस ए हो जाती, लेकिन हमें इस जगह ये वाला यूज़ नहीं करना है, तो फर्स्ट वाला ही यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास में ये इक्वेशन है। इस वाले फॉर्म के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू और a की वैल्यू निकालनी है। h की और a की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे पास में इक्वेशन होती है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। यहाँ पे ये h होती है और यहाँ पे ये वाला a होता है। इस इक्वेशन को हम कुछ इसी टाइप से करेंगे। तो दे रखा है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y वाले को एक साइड में छोड़ देंगे हम, वाई स्क्वायर प्लस 4y, और बाकी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो माइनस 4x प्लस 3। तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2y है यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे इधर की तरफ और इधर की तरफ भी, दोनों साइड में। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 4 इधर ऐड किया और 4 इधर ऐड किया। ये हमारे पास में एक स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड में हमारे पास हो जाता है यहाँ माइनस 4x प्लस 7, माइनस 4x प्लस 7। तो ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x माइनस 7/4 हो गया। तो इसे हम यदि इक्वेशन नंबर इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करना चाहते हो, इस सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो h की वैल्यू है जो वो आ जाती है हमारे पास में 7/4, और a की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास में ये 4a इज इक्वल्स टू -4a के इक्वल है। तो 4a इज इक्वल्स टू -4, तो a के बराबर यहाँ से -1 आ गया, और h बराबर 7/4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस वाली जगह में पुट कर देंगे, h माइनस a। तो h की वैल्यू हमारे पास 7/4 दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 7/4 माइनस ऑफ -1, 7/4 प्लस 1, 7 प्लस 4/4, तो x इज इक्वल्स टू हो गया ये 11/4। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x इज इक्वल्स टू 11। तो यही हमारे पास में एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में दे रखा है 4x इज इक्वल्स टू 11, और हमारा यही आंसर आ गया है। और डायरेक्ट्रिक्स के लिए यदि वाई स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो हमारे पास होगा h माइनस के। h हमारे पास में वर्टेक्स के पॉइंट है जहाँ पे h, k होता है। ठीक है, और a फोकस से दूरी होती है और वर्टेक्स की। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ़ HCF ऑफ 858,325 इज इक्वल्स टू 858 m प्लस
225n। देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 858 और 325 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन्हें फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। यदि हम 325 के फैक्टर करते हैं, 325 के फैक्टर करेंगे, इसे देखेंगे 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका सम हमारे पास में 10 आ रहा है, 10 डिवाइड नहीं होता 3 से, और ये हमारे पास फिर 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से करेंगे तो 5 6 30, 2 5 25 25, फिर दोबारा 5 से जाएगा। ये मैंने कैसे देखा था 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसे जानने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए और 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में इसे 5 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब यदि हम दूसरे वाले टर्म को देखते हैं तो दूसरी वाली है हमारे पास में 858। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारे पास होता है जो कॉमन वाला पार्ट होता है। अब इस 858 के अंदर 5 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 या फिर 0 नहीं है, ठीक है। तो ये वाले 2 फैक्टर्स तो कभी भी एचसीएफ में आ नहीं सकते। एचसीएफ में केवल 13 फैक्टर होगा, तो हमें चेक करना है इसके लिए 13 फैक्टर है या फिर नहीं है, और 13 से डिवाइड होगा या नहीं वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 13 का डिविजिबिलिटी रूल याद है तो और अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप इसे इजीली डिवाइड भी कर सकते हो। और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हमारे पास में जो यूनिट वाला डिजिट होता है उसमें 4 की मल्टीप्लाई करो, देन जो बाकी बचे हुए डिजिट हैं उनमें ऐड कर दो। जैसे 85 प्लस इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया ये 111। अगेन हम वही रिपीट कर सकते हैं, लास्ट वाला डिजिट 7 है, 7 में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, और बाकी बचे में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39। जैसे 11 प्लस 28 इज इक्वल टू 39, और 39 हमारे पास में 13 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 13 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये देखने के लिए किया गया है, आप 13 का डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हो, मैंने वीडियो बना रखी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 13 6 78 एंड देन 7 8, 13 6 78, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इन दोनों में कॉमन आ गया, और यदि हम इसके जगह 13 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये एचसीएफ तो 13 ही आने वाला है। 13 इज इक्वल टू 858 m प्लस 325 n। अब यहाँ और यहाँ भी वही वैल्यूज़ हैं तो इनमें भी 13 कॉमन आ जाएगा, तो इससे हम इस 13 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 66 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा क्योंकि ये बाकी का 25 है। तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी, 1 इज इक्वल टू 66 m प्लस 25 n। अब इन दो का सम हमारे पास में 1 के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब है m और n में से एक वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। यदि दोनों पॉजिटिव हो जाती हैं तो हमारे पास में ये 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखते हैं हम, हमारे पास फर्स्ट वाले ऑप्शन में एक नेगेटिव दे रखी है, ठीक है, और सेकंड वाले ऑप्शन में भी हमें एक नेगेटिव दे रखी है, लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें नेगेटिव ही नहीं है कोई भी, तो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। और आप लोगों को पता है यहाँ पे 66 हमारे पास में 25 से बड़ा है, तो यहाँ पे 66 बड़ा है तो m की वैल्यू को n की वैल्यू से छोटा होना पड़ेगा, तभी जाके कहीं कुछ 1 बन पाएगा। यदि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये वैल्यू इन दोनों की प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी देन इसकी अपेक्षा, तो m की वैल्यू को छोटा भी होना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में देखेंगे m की वैल्यू फर्स्ट वाले ऑप्शन में छोटी है, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन की बात करें तो m की वैल्यू बड़ी हो जाती है, सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और
फोर्थ वाले ऑप्शन में देखें तो वहाँ भी m की वैल्यू हमारे पास बड़ी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। बड़ी का मीन्स है मेरा इस वाले नंबर से है, नेगेटिव वाले साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल नंबर की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बड़ा नहीं था, छोटा था, बट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं था क्योंकि एक नेगेटिव हमें चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। इसमें ना तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी थी ना कुछ, वो यही चाहता था कि इसे इजीली कैसे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। थैंक यू।